Welcome. Welcome to the series of lectures physics. Once again, we are in position to discuss some conceptual problems on Newton's laws of motion or block pulley combinations. We have seen many problems before, but in today's class, we shall go one step up to see some conceptual, some standard, or we can say some difficult kinds of problems. So in board, you can see a figure. There are two blocks. One is a bigger block and its mass is capital M as denoted. और जो दूसरा एक स्मॉलर ब्लॉक है उसका मास स्मॉल m है, और इस तरीके से इस स्मॉल m जो है वो बड़े वेज बोले या ब्लॉक बोले जो कि हॉरिजेंटल के साथ एक थीटा एंगल बना रहा है, वह ब्लॉक ही उसके साथ यह इंक्लाइंड प्लेन पे अभी रखा हुआ है, और यह एक पुली से कनेक्टेड है जो कि पुली एक फिक्स्ड एंड से एक स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्टेड है. व्हाट द प्रॉब्लम सेज, लेट्स सी अबाउट द प्रॉब्लम. कि मास ऑफ वेज एज शोन इन फिगर इज कैपिटल M and that of the block is small m. Neglecting friction at all the places and mass of the pulley, calculate acceleration of the wedge thread is inextensible. मीन्स क्वेश्चन में यह बता रहा है कि जो मास है इस बिगर ब्लॉक M पे एक स्मॉलर ब्लॉक M है. यह बिगर ब्लॉक इस तरीके से शेप्ड है कि हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और इससे एक पुली कनेक्टेड है, और पुली के ऊपर से जो स्ट्रिंग गई है वह इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है इस सवाल में, लेकिन यह एक एंड से कनेक्टेड है. तो यदि नॉर्मली इस फिगर को कोई देखे, यहां पर भी इस सरफेस पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, और इस सरफेस पे या जो वेज का एक सरफेस है जिसपे स्मॉलर ब्लॉक M रखा हुआ है, उस सरफेस पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है. तो सबसे पहले हम लोगों का होगा कि इस प्रॉब्लम को समझें, फिर इसके सॉल्यूशन पे जाएं. तो जब इस प्रॉब्लम की बात करें तो यह थीटा एंगल जो इंक्लाइंड है जिसपे M मास रखा हुआ है, ऑब्वियसली इसके वेट के कारण यह इंक्लाइंड प्लेन पे इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, कोशिश नहीं मूव करेगा. क्योंकि पुली से कनेक्टेड है, जब यह मूव करेगा तो यह लेंथ भी इसका बढ़ेगा, धागा का लेंथ जो है वो इंक्रीज करते चला जाएगा. कुछ देर के बाद जब यहां पे आ जाएगा यह ब्लॉक, तो यह लेंथ इतना से इंक्रीज कर जाएगा. क्योंकि यह कनेक्टेड है इस पुली के ऊपर से जो स्ट्रिंग गया उस स्ट्रिंग से, तो जैसे ही यह ब्लॉक इस पे इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ मूव करेगा, तो ऑब्वियसली है कि यही यहां से जो धागा का लेंथ है यही धागा इसके तरफ आएगा, और जब यह धागा इसके तरफ आएगा तो इसकी लंबाई कम होगी, इसकी लेंथ कम होती चली जाएगी. तो जब इसकी लेंथ कम होगी तो इसको लेंथ मिलेगा कहां से? ऑब्वियस बात है कि जैसे पुली पे ये टेंशन लगाएगा, पुली पे यह कनेक्टेड है ये बिगर ब्लॉक M, और यह सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है, मतलब इसको अपोज करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यह ब्लॉक जो है यह भी राइटवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना शुरू करेगा. और कितना करेगा? तो जिस लेंथ से यह नीचे की तरफ जाएगा उतना ही लेंथ यह शॉर्ट होगा. दिस लेंथ इंक्रीज करेगा, जैसे हम नीचे जाएगा दिस लेंथ विल इंक्रीज एंड दिस लेंथ विल डिक्रीज. जितना से यह इंक्रीज करेगा उतना से ही यह लेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और जितना यह डिक्रीज करेगा उतना ही यह वेज, ये बड़ा ब्लॉक जो है, ये बिगर ब्लॉक M जो है, यह आगे की तरफ मूव करेगा. तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि यह नीचे की तरफ आएगा और बिगर ब्लॉक जो है वह इस डायरेक्शन में मूव करेगा. जितना यह नीचे आएगा उतना ही यह ब्लॉक मूव करेगा.
बिगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा सपोज। तो बिगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन मिलेगा इसको राइटवर्ड डायरेक्शन में, और इस ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पे जो कि 37 डिग्री के प्लेन से है, यह नीचे की तरफ आएगा। तो यह ब्लॉक एम जो है, जब यह पूरा का पूरा ब्लॉक कैपिटल एम या वेज जो है, यह एम इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसके साथ साथ यह भी मूव करेगा। तो यह स्मॉलर ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव करेगा और इस इंक्लाइंड प्लेन पे भी मूव करेगा, मतलब यह इस तरीके से मोशन करेगा। इसको स्ट्रेट अगर खींचूं तो यह आगे भी जाएगा और इंक्लाइंड प्लेन पे भी आएगा। तो और दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहां जितना लेंथ कम होगा उतना ही लेंथ यहां से इंक्रीज करेगा। तो इस डायरेक्शन में यदि ए है तो इस डायरेक्शन में भी ए होगा, और इसी ए का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। और यह नीचे जो आएगा वह विथ रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में यह नीचे की तरफ आएगा। और यह ब्लॉक चूंकि राइट साइड में मोशन कर रहा है, तो इस पे रखी हुई यह ब्लॉक एम है, स्मॉल एम, वह भी राइट वर्ड डायरेक्शन में ही मोशन करेगा। तो यह अंडरस्टैंडिंग है प्रॉब्लम की। अगर इतना आप समझते हैं तो फिर इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद कंपोनेंट में फोर्सेस को डिवाइड कीजिए और इक्वेशन ऑफ मोशन लिख करके सॉल्व कीजिए, आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर यहां से हम लोग देखेंगे तो यह एंगल जो है यह 37 डिग्री दिया हुआ है या थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, वैल्यू आप पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। यह थीटा दिया हुआ है, तो इस थीटा 90 यह हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो यह भी होगा थीटा। तो ये ए है और यह भी ए है। तो यह जो थीटा है, इस थीटा का एक कंपोनेंट आ जाएगा ए कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आ जाएगा, ए कॉस थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। मतलब कि यह बिगर ब्लॉक तो सिर्फ राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से मूव करेगा, यह ए एक्सीलरेशन से मूव करेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यह स्मॉलर ब्लॉक जो है वह आगे भी जाएगा और इस इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे आएगा, मतलब इसका एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, यह सिर्फ एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करेगा, लेकिन यह भी स्मॉलर ब्लॉक एम का एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट चेंज करेगा। इसीलिए इस ए को हमने एक्स और वाई दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया ए साइन थीटा और ए हो गया ए कॉस थीटा। तो यहां से यदि हम लिखें, यहां से यदि इसके सॉल्यूशन के लिए जाएं, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो बिगर ब्लॉक एम का अगर एक्सीलरेशन देखूं ए एम, तो ए एम जो इक्वल टू ए और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन यदि ए स्मॉल एम की बात करूं, इस ब्लॉक की बात करूं, तो यह आगे भी जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ भी जा रहा है और वाई एक्सिस की तरफ डाउनवर्ड्स भी जा रहा है। तो इसका एक्स और वाई दो कंपोनेंट होगा, मतलब हुआ कि यह ए और दिस ए का वेक्टर सम के द्वारा इसका एक्सीलरेशन निकलेगा। तो आपको एक्स एक्सिस की तरफ देखें अगर, तो ए एम अलोंग एक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस ए कॉस थीटा। और यदि इसका y कंपोनेंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो इस तरीके से तीनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन है। आपको क्या निकालना है, ए इक्वल्स टू, ए का वैल्यू पूछा जा रहा है जो कि बिगर ब्लॉक का है। तो एक एक करके आप
फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और उस फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए। इक्वेशन ऑफ मोशन लिख करके हम लोग इसको सॉल्व करके ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर इस ब्लॉक की बात करूं, बिगर ब्लॉक की बात करूं, इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? चलिए इसको एक्स एक्सिस ले लेता हूं। इसको y एंड इसको x। यहां पे ब्लॉक m है तो नीचे की तरफ इस पे मास के चलते एक वेट का फोर्स आएगा mg, कैपिटल M इंटू जी। और इस सरफेस पे ये रखा हुआ है तो इस सरफेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा, करेक्ट। इस स्ट्रिंग से इस डायरेक्शन में एक टेंशन लगेगा तो इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में भी एक टेंशन लगेगा। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन का वैल्यू सेम होगा, लेकिन स्ट्रिंग का डायरेक्शन अलग अलग है तो इस पुली पे टी, पुली का मतलब इस ब्लॉक पे, तो टेंशन का फोर्स इस डायरेक्शन में भी लगेगा। तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएगा टेंशन का और एक फोर्स टेंशन का सेम टी का फोर्स इस डायरेक्शन में इस पे काम करेगा। तो ऑब्वियसली ये 37 थीटा एंगल दिया हुआ है तो यहां भी थीटा हो जाएगा ये, क्योंकि यह एंगल थीटा दिया हुआ है तो ऑब्वियसली यह एंगल थीटा होगा। और क्या होगा? स्मॉलर ब्लॉक अपने सरफेस के परपेंडिकुलर, मींस इस डायरेक्शन में इस पे एक स्मॉल एन का फोर्स लगाएगा, N1 का फोर्स लगेगा, जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे, लगाएगा क्योंकि एक सरफेस पे रखा हुआ है, इस ब्लॉक के सरफेस पे रखा हुआ है तो N1 का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, करेक्ट। तो दिस थीटा, दिस 90 माइनस थीटा, दिस विल बी थीटा अगेन। तो सारे एंगल हम लोगों को मिल चुके हैं। अब आप x डायरेक्शन के लिए, y डायरेक्शन के लिए फोर्स को लिख सकते हैं और उस फोर्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व कर सकते हैं, फिर आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे n और mg y एक्सिस के अलॉन्ग है और y एक्सिस के अलॉन्ग इसका कोई भी कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है। तो n1 के फोर्स को अगर देखें तो n1 का इधर हो जाएगा n1 cos थीटा और इस डायरेक्शन में होगा n1 साइन थीटा, और t का फोर्स इस डायरेक्शन में t cos थीटा और इधर t साइन थीटा। यही आएगा कंपोनेंट फोर्स का। और इसका अगर इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग लिखना चाहें तो y डायरेक्शन में इस पे किसी भी तरह का मोशन नहीं है, ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा है, y डायरेक्शन में किसी तरह का मोशन नहीं है, इसीलिए हम लोग यहां से a का वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, am इक्वल्स टू a small m along x direction will be a plus a cos theta and a my will be a sin theta. Same cheez. Now we can remove this thing from here and we can write the equation of motion for them. What will be the equation of motion? First n equals to mg plus n1 cos theta plus t cos theta. Correct? n1 cos theta plus t cos theta. Oh, sorry. Yes, t cos theta. No. T sin theta. This angle is theta. This will be 90 minus theta. So this will be sin theta. N1 cos theta. T sin theta. Write it T sin theta because this angle is theta. So this will be 90 minus theta. So 90 minus theta means T sin theta. और इस बिगर ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से
राइट वर्ड डायरेक्शन में अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो इसके लिए मोशन क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, टी प्लस टी साइन थीटा माइनस दिस टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा माइनस n1 साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. Correct? Now we can draw the free body diagram for this smaller block M, and we can write the equation of motion in the same fashion, in the same way, जिस तरीके से हम लोगों ने बिगर ब्लॉक M के लिए लिखा. वहां पे क्या करना पड़ेगा कि वहां पे x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन a प्लस a cos थीटा लेना पड़ेगा और y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन a sin थीटा लेना पड़ेगा, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. तो क्या करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि बिगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम क्या है. mg का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एक टेंशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, एक टेंशन इस पे थीटा एंगल पे लग रहा है, या थीटा है तो यह भी थीटा होगा, तो इसका इस तरफ कंपोनेंट जो होगा वो टी कॉस थीटा होगा, यहाँ कंपोनेंट टी साइन थीटा, और n1 के लिए यह थीटा है y एक्सिस, तो y एक्सिस के अलॉन्ग n1 cos थीटा, और x एक्सिस की नेगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग n1 साइन थीटा होगा. y डायरेक्शन में क्योंकि कोई भी मोशन नहीं है इसीलिए n इक्वल टू दिस प्लस दिस, और x एक्सिस के अलॉन्ग ये चूंकि मूव कर रहा है तो x एक्सिस के अलॉन्ग इस पे नेट फोर्स काम कर रहा है टी कॉस थीटा और n1 साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, तो t प्लस टी कॉस थीटा माइनस n1 साइन थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. तो इस तरीके से हम लोग इसके फ्री बॉडी डायग्राम को लिख सकते हैं. और स्मॉलर ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आप लिख लीजिए एक्स एक्सिस और y एक्सिस. सपोज कि यहाँ पे ब्लॉक है तो एक फोर्स तो डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा जो कि नीचे की तरफ आएगा और दैट विल बी स्मॉल mg. देयर विल बी अ फोर्स ऑफ टेंशन, इस ब्लॉक की बात करूं तो यहाँ टेंशन होगा, यहाँ mg होगा. करेक्ट. एंड यह ब्लॉक भी इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसने इसको n1 से लगाया था इस डायरेक्शन में n1, तो अब यह बिगर ब्लॉक इसको n1 फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा तो सेम n1 दिस डायरेक्शन में आएगा. करेक्ट. और यह इंक्लाइन प्लेन पे है, दिस एंगल इज थीटा, so this will be also theta and this will be theta. करेक्ट. तो ये n1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा n1 cos थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा n1 sin थीटा. करेक्ट. और t का इधर कंपोनेंट आ जाएगा दिस t cos थीटा एंड t sin थीटा. इस ब्लॉक का इधर भी मोशन है, मतलब x एंड y फॉर स्मॉल m फॉर ब्लॉक m, x एंड y बोथ आर चेंजिंग. मतलब इसके लिए हमको x डायरेक्शन में भी इक्वेशन लिखना पड़ेगा और y डायरेक्शन में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में दोनों कोऑर्डिनेट इसका चेंज कर रहा है. यह इस तरीके से आगे भी जा रहा है और इस प्लेन पे भी आ रहा है.
तो आगे भी जा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, जैसे नीचे की तरफ आएगा इसकी वाई कोऑर्डिनेट भी, यहाँ पे इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, जैसे ही यह ब्लॉक कुछ देर के बाद यहाँ पे आ जाएगा तो इसका एक्स एंड वाई कुछ और हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों चेंज करेगा। इस तरीके से हमको एक्स और वाई दोनों के लिए इसके इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं पहले एक्स डायरेक्शन में। जब एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे, फॉर a smaller block m in x डायरेक्शन, क्या हो जाएगा? x डायरेक्शन पे इस पे कौन कौन सा फोर्सेस काम कर रहे हैं? एक n1 साइन थीटा, तो व्हाट विल बी n1 साइन थीटा माइनस अपोजिट डायरेक्शन t cos थीटा equals to a small m, and what is the acceleration? a plus a cos theta, a plus a cos theta। और in the same way y डायरेक्शन की बात करूं, यह नीचे की तरफ आ रहा है तो mg एक सिंगल फोर्स है नीचे की तरफ, तो mg माइनस t साइन थीटा n1 cos थीटा, दिस वन minus t sin theta equals to acceleration along y direction. What is this? A sin theta, m a sin theta. This will be equation number 3, this will be equation number 4. So now this is for a smaller block m. This is for a smaller block m in x direction, in y direction. So how many equations we have? 4 equations. We have 4 equations. And what we need to have? We want to find out the value of acceleration a. a का वैल्यू निकालने के लिए आपको इस दिस इक्वेशन t n1 a का कॉम्बिनेशन यहां भी है, n1t a का कॉम्बिनेशन यहां भी है, n1t a का कॉम्बिनेशन यहां भी है। आपके पास 3 वेरिएबल है, डिफरेंट तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर आपके पास m, कैपिटल M, थीटा सारे वैल्यू मालूम है, इस बारी वैल्यू को पुट कीजिए और यहां से आप t का वैल्यू निकाल करके यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन फाइनली आपको n1 और m के बीच में आएगा। वहां से सॉल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को। सॉल्विंग इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। तो वंस अगेन आई कैन रिपीट दिस थिंग्स कि एक स्मॉलर ब्लॉक एक बिगर ब्लॉक पे रखा हुआ है जो कि इंक्लाइंड है थीटा एंगल से। जैसे ही यह ब्लॉक डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन पे आने की कोशिश करेगा, यह स्ट्रिंग कम होते चला जाएगा और इस स्ट्रिंग की लेंथ कम होने के कारण यह m जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करेगा, और जिस डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करेगा तो m x एक्सिस की तरफ भी जाएगा और y एक्सिस की तरफ भी आएगा, क्योंकि इसका x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। यह एक्सीलरेशन इसको डाउन इंक्लाइंड प्लेन पे जो a है या विथ रेस्पेक्ट टू दिस bigger block or wedge, what we can say. So we can solve this problem. Now we shall solve another problem in the next class. Enjoy till now. I hope this is a very good understanding कि किस तरीके से एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को एनालाइज करके आप उसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिखिए, एक्सीलरेशन निकालिए, और फ्री बॉडी डायग्राम सही होना चाहिए। जब तक फ्री बॉडी डायग्राम सही नहीं होगा इक्वेशन सही नहीं आएंगे और आंसर्स भी सही नहीं आएंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखना जरूरी है। फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्सेस को लिखिए, किसके अलोंग कितना एक्सीलरेशन है, रिजल्टेंट फोर्स इनटू इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और इसको सॉल्व कीजिए। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।